हे नेट्स, आई एम नितिन। बट रियली कुछ पर्पस है हम लोग का इस लाइफ का? क्या जो रोज हम लोग देखते हैं वो सच भी है? क्या हम सिमुलेशन में रहते हैं? ऐसे कुछ क्वेश्चंस की वजह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस डेवलप होता है। बट वेट अ मिनट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता क्या है? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तब होता है जब कोई इंसान किसी क्वेश्चन का आंसर मीनिंगफुल तरीके से नहीं सोच पाता है, खुद की एग्जिस्टेंस को डाउट करता है और अपने पर्पस को डाउट करता है कि रियली मेरा कोई पर्पस भी है इस दुनिया में, जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाते हैं और इन सारे क्वेश्चंस की वजह से उसके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चला करता है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ जोड़ा जाता है और कोई नॉर्मल लेवल का नहीं बट इतने हाई लेवल का जिसकी वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है किसी इंसान को, क्योंकि ये कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर तुरंत फाइंड करना मुश्किल होता है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं बट हम लोग इसके ज़्यादातर पॉजिटिव इफेक्ट भूल जाते हैं। जैसे कि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से हम अपनी रियल वैल्यू, अहमियत, पर्पस से फिर से कनेक्ट हो पाते हैं। हम आगे क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं जो हमें हेल्प करता है उस लाइफ को अचीव करने में जो हमने ड्रीम करी होती है। वेल, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस काफ़ी कॉमन है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है कि ये इसी सर्टेन एज पर होगा, नहीं, बट ये एक बच्चे को भी हो सकता है और एक ओल्ड पर्सन को भी हो सकता है। बट इससे कई डिफरेंट कॉजेस होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा डिसीजन लेना, फॉर एग्जाम्पल अपनी फैमिली से दूर चले जाना, कॉलेज से ड्रॉप आउट कर देना अपने पैशन को परस्यू करने के लिए। और ये कोई सा भी इवेंट हो सकता है जो तुमको तुम्हारे डिसीजन पे क्वेश्चन करने पे फोर्स कर दे। जैसे ही कोविड-19 की वजह से कई लोगों की उनके हाथों से उनकी जॉब चली गई, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। मतलब इतनी प्रोग्रेस करने के बाद उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह से उनके साथ भी एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ होगा। क्या डिससेटिस्फाइड फील करना जो आप कर रहे हैं उसमें और सोचना कि अब मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है? क्या आउट ऑफ कंट्रोल फील करना, मतलब ऐसा फील करना कि आपके हाथ से कंट्रोल जा रहा है, आपका खुद से कंट्रोल जा रहा है, किसी सिचुएशन से कंट्रोल जा रहा है जहां तुम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हो और सोचते हो कि इसके आगे कहां जाऊं। एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो लोगों को कई दिनों तक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डालकर रखता है, किसी को खो देना, किसी की डेथ हो जाना। वो शायद किसी फैमिली मेम्बर की भी डेथ हो सकती है या सिंपली कोई ब्रेकअप भी हो सकता है जो हमें ब्रोकन छोड़ देता है। बट क्राइसिस को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो बेस्ड है एज पर। क्वार्टर लाइफ क्राइसिस वेरी कॉमनली किसी पर्सन की 20s या मिड 30s में होता है, बट ये मे बी सिर्फ 18 साल की भी उम्र से स्टार्ट हो सकता है। ये क्राइसिस होता है सोच के कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्या ये हो सकता है किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर, मतलब वो इंसान कैसे रह रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है क्या नहीं। इस क्राइसिस में हम अपने करियर, रिलेशनशिप्स, क्या फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके डाउट करते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। बट मिड लाइफ क्राइसिस थोड़ा अलग और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। एक मिड लाइफ क्राइसिस टिपिकली 40 से 60 की एज के बीच में होता है, कुछ ऐसा सोच के कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और डेथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्या ये सोच के कि वो क्या क्या अकॉम्प्लिश नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। इस सबसे एंजाइटी, डिप्रेशन होता है उनको और वो डिज़ायर करते हैं यूथफुलनेस के लिए, फिर से जवानी के लिए। वो सोचते हैं कि वो काश अपने पुराने डिसीजंस और इवेंट्स को चेंज कर पाते हैं। लेटर लाइफ क्राइसिस ज़्यादातर किसी पर्सन के लेट 60s में होता है। ये किसी लव्ड वन की डेथ की वजह से हो सकता है, क्या उनकी खुद की डेथ हो जाएगी इस वजह से हो सकता है। इसमें कोई पर्सन सोचता है कि क्या वो एक मीनिंगफुल, वैल्यूएबल लाइफ जी पाए हैं क्या नहीं, वो अपने पर्पस को फुलफिल कर पाए हैं क्या नहीं। और ये काफ़ी कॉमन होता है मिड लाइफ क्राइसिस से। जैसे यहाँ भी कोई इंसान सोचता है कि वो अपने डिसीजन वगैरह चेंज कर सकता काश। और लेटर लाइफ क्राइसिस इस थिंकिंग के साथ एसोसिएटेड होता है कि क्या वो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंशियल लेगेसी पीछे छोड़ के जाएंगे या नहीं। ये कुछ टाइप थे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के, बट इससे कई डिफरेंट एस्पेक्ट और अच्छे से कहा जाए डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को और अच्छे से समझ सकते हैं। इससे कई इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि कैसा लगता है जब हम लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। तुम और मैं इमोशंस फील करते हैं जैसे कि पेन, गिल्ट, एंजाइटी, लोनलीनेस। वही कॉग्निटिव साइड से हमें ये पता चलता है कि ये क्राइसिस तब लोगों को ज़्यादातर होता है जब कोई किसी चीज़ का मीनिंग ढूंढ रहा होता है, पर्पस ढूंढ रहा होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें गायब हो चुकी होती हैं उसकी लाइफ से, उस टॉपिक से जिसके बारे में वो सोच रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग कुछ करने का सोचते हैं बट फिर रियलाइज करते हैं कि उनकी लाइफ लिमिटेड है, तो व्हाट्स द पर्पस। मतलब जब मरना ही है एक दिन तो इतनी मेहनत क्यों करें। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद डेथ के काफ़ी करीब हो, क्या उनके थॉट प्रोसेस में ये थॉट हिट करा हो कि मेरी तो डेथ होने वाली है। वहीं फिर कुछ बिहेवियर्स भी होते हैं जो जुड़े होते हैं एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस से, जैसे कि ब्रेकअप हो जाना, या अपने किसी क्लोज फ्रेंड से रिलेशन खत्म कर देना, खुद की क्या किसी क्लोज मेंबर की खराब हेल्थ के बारे में सोचना। इसीलिए शायद इसको एडिक्शन और एंटी सोशल बिहेवियर के साथ जोड़ा जाता है। और इन सब कॉम्पोनेंट से एसोसिएटेड है एक्सिस्टेंशियल वैक्यूम, कॉमनली नोन एज एम्प्टीनेस। ये एक ह्यूमन कंडीशन होती है जिसमें लोग बोर्डम फील करते हैं,
एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट फील करते हैं। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस भी कई इमोशंस और डिसऑर्डर से कनेक्टेड होती है, जैसे कि डिस्पेयर, डिप्रेशन, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सेंस ऑफ एम्प्टीनेस पार्ट होती है कई नेचुरल प्रोसेस जैसे कि ग्रीफ का, जो डेवलप होती है इवेंट्स जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है जिसकी काफ़ी वैल्यू होती है किसी दूसरे की लाइफ में। बट एग्जिस्टेंशियल ड्रेड क्या एंग्स को नेगेटिव फीलिंग के साथ जोड़ा जाता है जो बाहर आती है ह्यूमन फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के समय। इसका एक टिपिकल एग्जांपल है जब कोई क्लिफ पे खड़ा होता है, मतलब एंड ऑफ रॉक, जो काफ़ी हाई एरिया पे होता है। बट यहाँ आप किसी भी चीज़ का एंड मान लीजिए, आपकी छत का या किसी ऊंची बिल्डिंग का, तो उस समय इंसान काफ़ी डरा हुआ होता है, बट ये भी सोच रहा होता है कि क्या मैं यहाँ से कूद जाऊँ, राइट। इस एक्सपीरियंस में लगता है कि कोई मुझे रोकने वाला तो है नहीं, वो वहाँ से कूदने के वहाँ खड़े रहने के बीच में लटका हुआ होता है। और यहाँ से हम उस कूदने को फ्रीडम और खड़े रहने को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं कि अगर मैं कूद गया तो जो मैंने सोचा था वो हुआ, मैं अपने थॉट में बना नहीं रहा, फ्रीडम। बट मैं यहाँ से कूदूंगा तो मैं मर सकता हूँ। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो मुझे फुलफिल करनी है। और ये फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच की लड़ाई या एक्सपीरियंस को एग्जिस्टेंशियल ड्रेड कहा गया है, जो और भी कई एक्शंस और रिएक्शंस पर अप्लाई होता है। बट अब थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलोसफिकल मूवमेंट है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करता है कि वाई ह्यूमन एग्जिस्ट, और इससे रिलेटेड टॉपिक जैसे कि थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग को और एक्सप्लोर करता है। ये मूवमेंट कई 19th 20th सेंचुरी के फिलोसफर्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि सोरेन किरकेगार्ड, गैब्रियल मार्शल और बहुत सारे। एग्जिस्टेंशियलिज्म सिर्फ फिलोसफी के डिसिप्लिन्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता, नहीं, बट थियोलॉजी, ड्रामा, आर्ट, साइकोलॉजी, लिटरेचर सबको इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट वेज में। एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर फ्रिक्वेंटली मीनिंग, पर्पस और वैल्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड इश्यूज को एक्सप्लोर किया करता है। मीनिंग फाइंड करता है, पर्पस फाइंड करता है, मीनिंगलेस क्या आप कह सकते हैं। मीनिंगलेसनेस से पहले हमें समझना पड़ेगा अब्सर्डिज्म को। अब्सर्ड का लिटरल मीनिंग होता है इलॉजिकल, रिडिकुलस। इसको एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह समझा जा सकता है दो चीज़ों के बीच, और ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कोलिजन हमारे इंटरनल कंपोनेंट और एक्सटर्नल कंपोनेंट के बीच। इंटरनल कंपोनेंट है ह्यूमन नेचर और एक्सटर्नल कंपोनेंट है नेचर ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी absurd टू स्पेंड ऑल मनी ऑन दिस पेयर ऑफ शूज़। मतलब आपको शूज़ चाहिए जो वांट है, ह्यूमन नेचर है, बट फिर जो शूज़ हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं और इस पे सारे पैसे खर्च कर देना काफ़ी रिडिकुलस होगा, जो नेचर ऑफ वर्ल्ड है। कि मतलब आपको शूज़ तो चाहिए, बट आपको पता है कि दुनिया ऐसे काम नहीं करती कि इतने पैसे फेंक देना कुछ शूज़ के लिए। थ्योरीज वगैरह में तो इससे काफ़ी अलग अलग एस्पेक्ट्स डिस्कस किए जाते हैं, बट प्रैक्टिकल लेवल पे तो ये सिर्फ एक कोशिश होती है इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में मीनिंग फाइंड करने की। मीनिंगलेसनेस का मेन यूज होता है एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में। मीनिंगलेसनेस का इशू ग्लोबल क्वेश्चंस के आस पास घूमता रहता है, जैसे कि व्हाई वी आर हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से काफी रिलेटेड थे, इसीलिए मीनिंग का इशू क्लोजली रिलेटेड क्वेश्चंस में घूमता रहता है। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर मिला तो पता चला उसका दूसरा क्वेश्चन बन गया, जैसे कि व्हाई वी आर हियर फॉर अ पर्पस, बट व्हाट्स द पर्पस ऑफ अस। और पता है मीनिंगलेसनेस एक इशू क्यों बना है? हमारे डिज़ायर की वजह से और जानने की वजह से, मीनिंग पता लगाने की वजह से। कई बार क्वेश्चन जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ वाले क्वेश्चन का रिलीजियस एक्सप्लेनेशन ऑफर किया जाता है, जैसे कि गॉड ने दुनिया बनाई है और जो वो करता है वो एक हायर वैल्यू रखती है हमारी वर्ल्ड में, और इसीलिए हमारी लाइफ का एक मीनिंग है, पर्पस है। जैसे कि कई रिलीजन हैं तो सब अपने तरीके से मीनिंग ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। हिंदुइज्म के अनुसार सिर्फ 4 एम्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के, कामा, विश, डिजायर, लव, अर्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ग्लोरी, अहिंसा, नॉन वायलेंस, धर्मा, मोरालिटी, राइटनेस, एथिक्स, ड्यूटी, सत्य, ट्रुथ, और लास्ट में मोक्ष, फ्रीडम। बट इस्लाम कहता है कि ह्यूमैनिटी का अल्टीमेट पर्पस है कि उनके रिलीजियस क्रिएटर को वर्शिप करना, जैसे कि वो गॉड अल्लाह को वर्शिप करते हैं तो उनके लिए है कि गॉड अल्लाह को वर्शिप करना। और इस्लाम के अकॉर्डिंग अर्थ पर जो लाइफ है वो सिर्फ ये डिटरमाइन करने के लिए है कि कोई कितना क्लोज है उनके गॉड अल्लाह से। जो पर्सन ज़्यादा क्लोज होगा उसकी जगह होगी जन्नत मतलब पैराडाइज में, और जो कम क्लोज होगा उसकी जगह होगी जहन्नुम मतलब हेल में। बट अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी लाइफ का पर्पस है कि डिवाइन सैल्वेशन को खोजते रहना, जो सिर्फ गॉड की दया से मिल सकती है और इंटरसेशन ऑफ क्राइस्ट की मदद से। बट साइंस भी थोड़ा इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, वेल थोड़ा नहीं, क्योंकि मीनिंग ऑफ लाइफ का टॉपिक साइंस की अलग अलग फील्ड में पाया जाता है, जैसे कि साइकोलॉजी की फील्ड में जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल
फैक्टर्स को स्टडी करती है जो लाइफ को सेटिस्फैक्शन की तरफ लीड करते हैं, जैसे कि फुल एंगेजमेंट इन एक्टिविटीज, अपनी पोटेंशियल का सही यूज करना, पता लगाना, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना, चीजों को मास्टर करना, खुश रहना, जिसको न्यूरो साइंस रिवॉर्ड, प्लेजर, मोटिवेशन से जोड़ देती है, जो हमें मिलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे सब्सटेंसेस के रिलीज की मदद से। और अगर इंसान समझे कि मीनिंग ऑफ लाइफ है कि प्लेजर को मैक्सिमाइज करना और लाइफ को इजी बनना, तो खुद वो इंसान, उसका ब्रेन ये सब अचीव करने के लिए वर्क करेगा। और साइंस लिटरली क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को डिफरेंट देखता है रिलीजन से, जहाँ ये कहता है कि यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू हुआ था और अर्थ पे लाइफ बायोलॉजिकल है, ना कि एडम और ईव की कहानी। एरिस्टोटल की एक फिलॉसफी एरिस्टोटलिनिज्म के अकॉर्डिंग मीनिंग ऑफ लाइफ है हाईएस्ट गुड अचीव करना खुद के लिए। मतलब एक पर्सन को गुड बनने के लिए स्टडी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर वो वर्चुअस बन गया तो उसने सिंपली वर्चू क्या होता है वो सिर्फ स्टडी नहीं किया, वो वर्चुअस बना वर्चुअस एक्टिविटीज की वजह से। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वर्क ऑन एथिक्स, every skill and every inquiry and similarity, every action and choice of action is thought to have some good object. This is why the good has rightly been defined as the object of all endeavors. Everything is done with a goal and that goal is good. और इस गुड को अचीव करने से हमें हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन मिलती है। एक मीनिंगफुल लाइफ अचीव करने पे कई पॉपुलर आंसर हैं, जैसे कि अपना ड्रीम चेज करना, अपनी ड्रीम लाइफ जीना, अपना पोटेंशियल को बढ़ाना, वो पर्सन बनना जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन फाइंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा जीना, इवॉल्व करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना, नई चीज़ सीखना, दूसरों की मदद करना, उनकी सफरिंग मिटाना, वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना, उनको प्यार करना जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, लाइफ को एंजॉय करना। क्या आपका पर्पस ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड को रूल करना, एंड लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट कोई कैसे रियली उस यूनिवर्स में मीनिंग ढूंढ सकता है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म एक फिलोसफिकल थ्योरी है कि लाइफ का कोई इंट्रिंसिक मीनिंग और पर्पस नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हर एक ह्यूमन बीइंग या इवन पूरी ह्यूमन स्पीशीज भी इनसिग्निफिकेंट है, और इतने भी इस यूनिवर्स में लोग बॉर्न होते हैं वो इस वाई में बंधे रहते हैं, इस वाई को हमेशा जानने की कोशिश करते रहते हैं। इंसान अपनी खुद की मीनिंग या पर्पस को सिलेक्ट कर सकता है, बट इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हर इंसान की डेथ इनएविटेबल है, होनी ही होनी है। मतलब उस डेथ को फेस करना ही पड़ेगा आपको। मतलब उस डेथ के बाद कोई आप नहीं यूनिवर्स में नहीं होंगे जहां आप एग्जिस्ट करेंगे। कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि वेल मेमोरीज, अचीवमेंट्स तो होंगी, आपने अचीव की होंगी, राइट, वो तो होंगी, बट अगर पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ही एंड हो गई क्या उस टाइम के बाद, जब यूनिवर्स में कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, आज से 10⁻100 ईयर्स बाद, बिग रिप के बाद, तो आपकी मीनिंग क्या हुई, इस यूनिवर्स की मीनिंग क्या हुई? हम मून से होकर वापस आ गए। ऐसे वेपन्स बनाए जो ह्यूमैनिटी को सेकंड्स में खत्म कर सकते हैं, ऐसी मेडिसिन बनाई, वैक्सीन बनाई जो डेडली से डेडली डिजीज को भी क्योर कर सकती हैं, बट हम ये आज तक पता नहीं लगा पाए कि कहीं और लाइफ है। हम ये तक सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल वेदर कैसा होगा, 1 घंटे में कौन सा डिजास्टर आने वाला है और किस इवेंट की वजह से अपनी दुनिया खत्म होगी। सब स्पेकुलेशन करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक थ्योरी है जो कंफर्म है कि अपना सन रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, बट हम उस टाइम तक टिक भी पाएंगे? हम तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके होंगे। इतने प्रेडिक्शन, स्पेकुलेशन है, बट कोई कंफर्म नहीं है इसको छोड़ के। वर्ल्ड तो कल ही एंड हो सकती है, क्या कुछ सालों बाद एंड हो सकती है। हम सिर्फ इस स्टेटमेंट पे जी रहे हैं, और ह्यूमन स्पीशीज के लिए सबसे बड़ा खतरा वही है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में 80 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर लोग सिविलियंस थे। और वर्ल्ड वॉर 3 को इतना दूर नहीं है जहाँ पूरी ह्यूमैनिटी एंड हो सकती है, क्योंकि आज हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर पावर है जो 100 या 1000 टाइम्स अच्छी है पुराने वेपन्स की तुलना में। और कई लोग इसको इग्नोर करते हैं कि ऐसे वॉर ह्यूमैनिटी के लिए सबसे खतरनाक है, जिनके होने के चांसेस एक एस्टेरॉयड गिरने से ज़्यादा हैं।